नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। पहली खबर जो होगी वो राम मंदिर पर धर्म ध्वज को लेकर है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। अयोध्या की पावन धरा पर बने भव्य श्री राम मंदिर में धर्म ध्वज लहराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त में आज मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण किया। दूसरी खबर अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर है। पाकिस्तान ने सोमवार रात अफगानिस्तान के 3 प्रांत खोस्त, कुनार और पख्तिका में एयर स्ट्राइक कर दी। खोस्त में किए गए स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल है। तीसरी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके की जांच में आतंकियों के चीनी प्लान का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके साथ ही आतंकी डॉक्टर उमर नबी के ऑपरेशन अमीर को भी डिकोड कर लिया है। जांच कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट है, आपको बताएंगे। चौथी खबर भोपाल में लव जिहाद को लेकर है। एमपी के भोपाल में युवक को लव जिहाद के आरोप में जमकर पीटा गया। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कथित तौर पर शानू खान को लव जिहाद के शक में पीट डाला। चारों खबर आपको दिखाएंगे डिटेल से, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की, श्री राम मंदिर की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के दौरे और धर्म ध्वज की। नव्य और भव्य जन्मभूमि पर गर्वित, इतिहास का पावन साक्षी दिव्य श्री राम मंदिर के आकाशचुंबी शिखर पर आज एक ऐतिहासिक अद्भुत क्षण देखने को मिला। साक्षात्कार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से 22 फीट लंबी, 11 फीट चौड़ी और करीब 3 किलो वजनी केसरिया धर्म ध्वजा का शिखर पर अभिषेक किया। जब ये 2 किलो वजनी भगवा ध्वजा 161 फीट ऊंचाई पर लहराई गई तो मानो रामलला के मंदिर की पूर्णता का दिव्य उद्घोष समस्त विश्व को सुनाई दे रहा हो। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और देश भर से आए करीब 7,000 श्रद्धालु इस अनमोल पल के गवाह बने। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजारोहण से पहले सप्त मंदिर में सप्त ऋषियों के दर्शन कर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की, आरती की, जो इस धार्मिक अनुष्ठान की आध्यात्मिकता को और भी प्रगाढ़ बना गया। ये क्षण सदियों की प्रतीक्षा और तपस्या का सार था, जब 500 सालों के विरह के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहरा उठा। 9 नवंबर 2019, 5 अगस्त 2020, 22 जनवरी 2024 की ऐतिहासिक तिथियों के बाद अब राम मंदिर में एक और तारीख जुड़ा है। 25 नवंबर 2025 सनातन धर्म के स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया गया है। यह धर्म ध्वज न केवल सनातन परंपरा, आस्था और अदम्य आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि समस्त अयोध्या के संत समाज और भक्तों के लिए एक ऐसा युगांतकारी, हृदय स्पर्शी और अविस्मरणीय क्षण बन गया है, जिसने पूरे देश के हृदय को गौरव और श्रद्धा से भर दिया है। आज का ये पर्व धर्म, एकता और आस्था का ऐसा दीपक जलाता है जो सदियों तक भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सनातन के विरासत को रोशन करता रहेगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं,
ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है। ये ध्वज सफलता है। ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास का विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। जैसा सपना देखा था उन लोगों ने, रामदास स्वामी ने कहा था, स्वप्नी जे देखिले रात्रि ते ते तैसे ची हो तसे। ऐसा सपना उन्होंने देखा था, बिल्कुल वैसा। और मैं कहूं कि उन्होंने जो सपना देखा था उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। हमारे हृदय में वो निश्चय का सृजन करे, तपस का सृजन करे, ये शुभकामना मैं आप सबको देता हूं। अयोध्या में जो सप्त मंदिर बनाया गया है, वहां कहां किनको किनको स्थान दिया गया है, कौन कौन विराजे हैं वहां पर, वो आपको दिखाते हैं। महर्षि विश्वामित्र की मूर्ति यहां पर लगाई गई है। आप जब अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में सप्त मंदिर जाएंगे तो आपको महर्षि विश्वामित्र मिलेंगे, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा देवी अहिल्या की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है। साथ ही साथ निषाद राज गुहा की मूर्ति स्थापित की गई है। माता शबरी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है।
और अब टाइमलाइन जल्दी से देख लेते हैं कि ये टाइमलाइन कैसे चली है। सबसे पहले भूमि पूजन हुआ 5 अगस्त 2020 को, ध्वजारोहण 25 नवंबर 2025 को, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को और भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को। तो ये कुछ टाइमलाइन रही है और इन 2019 के बाद बहुत तेजी से हमने देखा कि किस तरह से इस मंदिर का न सिर्फ विकास किया गया बल्कि सर्वांगीण और भव्य मंदिर बनाकर इसे तैयार किया गया। हमारे साथ इस वक्त संजीव आजाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। संजीव, ये एक ऐतिहासिक पल लखनऊ के लिए, देश के लिए और सनातन के लिए भी। कितना भव्य कार्यक्रम रहा आज का? जी बिल्कुल, अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो चूंकि जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हों, राम भक्त हों, वो करीब 500 वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा और अब आज वो क्षण आ गया है जब मंदिर बनकर पूर्ण हो गया है। और 11:40 पर जब ध्वज पताका लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख ने जब वो बटन दबाया था, वो जो 4 मिनट का समय था, उस दौरान जो मेहमान वहां बुलाए गए थे, आमंत्रित किए गए थे, उसके साथ साथ देश दुनिया में रहने वाले राम भक्त और अयोध्या वासी उस 4 मिनट का जो पल था उसे कुछ दिल थाम के इस कदर जो है आस्था में सराबोर होकर उस पल को निहार रहे थे जिसका उन्हें इंतजार था। तो अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो पूरे कार्यक्रम को लेकर चाहे अयोध्या वासी हो, साधु संत हो, राम भक्त हो, इसका आलम यह है जैसे कि आज मना किया गया था कि आज आम राम भक्तों को दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में भक्त कल शाम से ही अयोध्या पहुंच चुके थे और आज वो दर्शन को ललायित थे। हालांकि कार्यक्रम जब समाप्ति के बाद आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए जो है मार्ग खोल दिया गया, लोग दर्शन कर रहे हैं। वो भीड़ जो देखने को मिल रही है, जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है कि जब मंदिर पूर्ण हो गया तो लोगों में कितना उत्साह है। जी, प्रधानमंत्री इस दरमियान काफी भावुक नजर आए और बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा, क्योंकि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को जब सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि लोग पूछते थे कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के स्लोगन से बीजेपी को ट्रोल किया जाता था और लगातार सवाल पूछे जाते थे। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और बीजेपी ने इसे पूरा किया अपनी सरकार की रिजीम में और आज वो झलक रहा था, चाहे वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो भावुकता और जो एक तरह से तस्वीर हमने देखी वो काफ़ी अविस्मरणीय और यादगार। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जोड़ने के लिए और पूरी बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से हमला किया है। खोस्त, कुनार और पक्तिका में भयानक एयर स्ट्राइक की गई है। खोस्त के मुगलगई इलाके में हमले में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 10 निर्दोष आम नागरिक मारे गए और परेशानी वाली बात यह, तकलीफ वाली बात यह कि इसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल हैं जिनकी मासूमियत इस जंग के बादल में कहीं खो गई। करीब आधी रात को पाकिस्तानी विमानों ने इस निर्दयी हमले को अंजाम दिया। इस बीच कुनार और पक्तिका प्रांत में भी पाकिस्तान की छापेमारी और हमलों से 4 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। अफगान सरकार ने इसे इस्तांबुल में हुए सीजफायर समझौते का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया और इस मामले पर पाकिस्तान की सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे सवाल और बढ़ते जा रहे हैं, सवाल गहराते जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की अपनी सुरक्षा भी अब सवालों के घेरे में है। दोनों देशों में सुरक्षा की नाजुक स्थिति और बढ़ती हिंसा ने क्षेत्र में तनाव को और गहरा दिया है। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति और स्थिरता की मांग जो चल रही थी वो भी अब खटाई में पड़ती नजर आ रही है। कैसे ये टाइम आपको दिखाते हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए टाइम कैसे संघर्ष भरा रहा है और कब से इसकी शुरुआत हुई है। हाल के दिनों में 8 अक्टूबर से मामला शुरू होता है जब केपी में टीटीपी तालिबान का पाकिस्तान सैनिकों पर हमला सामने आता है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के लड़ाके हैं। 23 पाकिस्तानी सैनिकों की इसमें मौत हो जाती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से बदला लेने का ऐलान करता है। पाकिस्तान ने काबुल में कई इलाकों में हवाई हमले शुरू करता है और टीटीपी नेता नूर वली मसूद को निशाना बनाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद नूर वली मसूद का एक बाकायदा वीडियो सामने आता है जिसमें साफ होता है कि पाकिस्तान नूर वली मसूद को नहीं मार पाया, लेकिन अफगानिस्तान में मासूमों की जान जरूर ले ली। पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में एक बाजार पर बमबारी की 10 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर पलटवार कर दिया, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से भी हमला शुरू कर दिया गया। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात में पाकिस्तान का दावा था कि 58 सैनिकों को मारा गया है। 25 चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद फिर पाकिस्तान दावा करता है कि हमने 200 तालिबानी मारे हैं और 19 चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है। फिर 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने सीजफायर ऐलान किया, पाकिस्तान ने हमले जारी रखे, पाकिस्तान ने अटैक जारी रखा।
इसमें कहा गया कि 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए और बॉर्डर पर व्यापार बंद कर दिया गया और सऊदी अरब से मीडिएशन की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने इसमें मीडिएशन की बात कही। फिर पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डर, जो कांधार का इलाका माना जाता है, वहां पर एक बार फिर से हवाई हमला कर दिया 15 अक्टूबर को। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी टैंक और चौकियां कब्जा ली और अफगानिस्तान ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर 15 अक्टूबर 2025 को 15 अफगानी नागरिकों की मौत हुई, 100 घायल हुए। पाकिस्तानी हमले में इसने इस जंग को और बढ़ा दिया। दोनों देशों में बुधवार शाम को 6:30 बजे 48 घंटे के लिए सीजफायर लागू हुआ, 15 अक्टूबर को ही, क्योंकि दोनों तरफ से वार पलटवार जारी था। फिर 16 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मनाया। अफगानिस्तान के जो मार्केट है वहां पर पाकिस्तानी फौजियों के कपड़े भी एक तरह से नुमाइश के लिए लगाए गए थे। फिर 16 अक्टूबर को ही तालिबान लड़ाकों ने पाक सैनिकों की पैंट निशानी के तौर पर दिखाई। उस जुलूस के दरमियान पाकिस्तान में आर्मी कैंप पर टीटीपी का हमला, 7 सैनिकों की मौत हुई, 13 घायल हो गए। 17 अक्टूबर 2025 की बात है। फिर 18 अक्टूबर 2025 पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई, जिसकी क्रिकेट की दुनिया में भी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। 18 अक्टूबर को यह सामने आया कि कुल 17 मौत हुई और 16 लोग इस अटैक में घायल हुए, जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। फिर अफगानिस्तान ने T20 सीरीज से नाम वापस ले लिया और उस सीरीज को रद्द कर दिया और आज की तारीख है फिर से एक बार अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रमन, पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है? क्योंकि ऐसा तो लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त इंटेल है और वो आतंकियों के पीछे अटैक कर रहा है, आतंकियों पर अटैक कर रहा है। वो तो मासूमों को निशाना बना रहा है, लेकिन ये हमले अचानक से क्यों बढ़ गए? भारत के करीब आने से अफगानिस्तान की क्या पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? देखिए विवेक, कहीं ना कहीं कल रात को जो हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के 3 प्रांत पे, जिसमें क्वास्ट का प्रोजेक्ट है, पाटिका का है और खुरम का जो इलाका पड़ता है, जहां पर ये एयर स्ट्राइक किए गए हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 मासूम बच्चे हैं और इन मासूम बच्चों में भी 5 जो है वो मेल चिल्ड्रन है और 4 जो है वो फीमेल चिल्ड्रन है और 1 महिला जो है उसकी मौत हुई है। साथ ही साथ में पाटिका में भी जो हवाई हमले हुए हैं उसमें 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से पेशावर में टीटीपी की तरफ से जो हमला किया गया था एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर, उसी के रिस्पॉन्ड में ये हमले जो है, एयर स्ट्राइक जो है वो किए गए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की जो सेना है उसका सबसे खौफनाक चेहरा होगा, क्योंकि किस तरीके से एक मासूम बच्चों का परिवार जो है उसको निशाना बनाया गया। अगर पाकिस्तान में हिम्मत होती और पाकिस्तान बदला लेना चाहती तो तालिबान के साथ कन्वेंशनल वारफेयर में उतरती, मैदान में उतरती और उनके साथ कहीं ना कहीं 2-2 हाथ करने की कोशिश करती। लेकिन पाकिस्तान की सेना में वो हिम्मत नहीं है। पीछे वो इस चीज की खामियाजा जो है वो भुगत चुके हैं, जब वो बॉर्डर पर अपने सेना के जवानों के माध्यम से अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों, जो तालिबान की जो फोर्स है उससे टकराने की कोशिश की थी। किस तरीके से उनको अपनी चौकियां छोड़कर भागनी पड़ी थी ये पाकिस्तान जान चुका है। इसीलिए जिसमें पाकिस्तान जो है वो ज्यादा सशक्त है, ज्यादा पावरफुल है, यानी कि जो ड्रोन स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो जिसके माध्यम से वो अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसी का जो है वो कहीं ना कहीं सहारा पाकिस्तान लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपने आप में अफगानिस्तान ने अब स्पष्ट कर दिया है इस हमले के बाद कि ये सीधे तौर पर जो इस्तांबुल के अंदर एक बगराम एयरबेस के चक्कर में। देखिए निश्चित रूप में अमेरिका का एक सहारा तो उनको है ही है, क्योंकि जिस तरीके से बहराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका जो है वो दोबारा से कब्जा करना चाहता है और उसके लिए पाकिस्तान उसकी पूरी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप में अगर आप देखेंगे तो ये एक पाकिस्तान को अमेरिका का सहारा जरूर है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस हिमाकत के बाद पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान क्या है, बगैर अमेरिका की इजाजत के एक मच्छर तक नहीं मार सकता। ये स्थिति है पाकिस्तान की आज की तारीख में। तो ये जो अटैक हो रहे हैं इसमें अमेरिका का कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर रणनीति होगी। इस पर भी हम लगातार इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे और इसका भी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, जांच कहां तक पहुंची है? धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि धमाका आधे तैयार आईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से तैयार किया गया था, जिसे बनाने में आम चीजें जैसे कि एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि फरीदाबाद से मिले बम और लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक सामान थे। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद था, जो ब्लास्ट में मारा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी मॉड्यूल अपनी बातचीत चीनी भाषा में करता था।
उमर ने 6 महीने में चीनी भाषा सीख ली थी और एक गुप्त ग्रुप बनाया था जिसका नाम और बातचीत दोनों ही चीनी में होते थे। उमर इस ग्रुप का एडमिन था, बाकी सदस्य भी उसी भाषा में संपर्क करते थे। यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती और अब तक की सबसे गहरी जांच का विषय बनता जा रहा है। इसमें जो चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था वो उसको देखते हैं और जानते हैं कि कैसे चाइनीज जो है वो टेक्स्ट इस्तेमाल किए जा रहे थे। बातचीत के लिए चीनी भाषा का इस्तेमाल उमर ने 6 महीने में सीखी चाइनीज भाषा। आपको बता दें उमर खुद इस ग्रुप का एडमिन था। डॉक्टर उमर खुद को अमीर यानी कि शासक जैसे कि सेनापति या राजकुमार कहता था। उमर को 9 से ज्यादा भाषाएं आती थी जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पर्शियन, अरबी, चाइनीज और फ्रेंच भी शामिल था और वो ही मास्टरमाइंड था। बातचीत करने के लिए रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, और क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास इन्वेस्टिगेशन को लेकर? देखिए विवेक, इस दिल्ली ब्लास्ट मामले में जितने भी लोग अरेस्ट हुए, चाहे वो डॉक्टर अदील हो, मुजम्मिल हो या शाहीन सईद हो, उनसे पूछताछ में कई जो है अहम खुलासे हो रहे हैं। दो तीन चीजें ऐसी निकल के सामने आई हैं जो काफी चौंकाने वाली है। एक तो ये कि डॉक्टर उमर जो है वो पिछले 6 महीनों से, जब से ब्लास्ट हुआ था उससे 6 महीने पहले से चीनी भाषा सीख रहा था और चीनी भाषा में जब उसे पारंगत हासिल हो गए तो उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें वो चीनी भाषा में ही तमाम लोगों से बातें करता था और जो डॉक्टर्स उसके लिंक में थे उनको भी कहता था कि वो चीनी भाषा का उपयोग करें, चीनी भाषा को सीखें। इसके अलावा पूछताछ में यह भी साफ हुआ है कि डॉक्टर उमर जो है वो आईएसआईएस का दाइश मॉड्यूल है उससे प्रभावित था। दाइश का मतलब होता है कि एक तो खिलाफत और दूर के दुश्मनों को पहले टारगेट करना, लेकिन जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो अलकायदा मॉड्यूल को फॉलो कर रहा था जिसमें जो बात की धार्मिक चीजें और पास के जो आतंकी हैं या पास के दुश्मन हैं उनको पहले टारगेट करना। तो इन दोनों बातों को लेकर दोनों के बीच काफी लंबे समय से चीजें बिगड़ी हुई थी। इसके अलावा बुरहान वाली की जब मौत हुई थी, जब उसका एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद जो डॉक्टर उमर काफी ज्यादा विचलित हो गया था, बहुत नाराज हो गया था और वो लगातार उसका बदला लेने की कोशिश भी कर रहा था। इसके अलावा जो आईडी बनाने की वो ट्रेनिंग पिछले 6 महीनों से भी ले रहा था और जो बात की, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर आदिल जो है वो मुजम्मिल को हिदायतें भी दे रहा था कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से विवेक काम करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डॉक्टर उमर जो है वो जैश की सभी जो भाषण थे, जो उसके भाषण होते थे, रैलियां होती थी, उसको सुनता था। उसको सुनने के बाद उसको अनुसरण करता था। नजर बनाकर रखिएगा रजनीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल